आर के विज्ञान पीजी महाविद्यालय में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास चल रही है अपना बीकॉम थर्ड ईयर ईएफएम पेपर सेकंड यूनिट है अपने थर्ड। कौन सी यूनिट है? थर्ड यूनिट है। चैप्टर नंबर है 7 केस बजट रोकड़ बजट यानी रोकड़ का अनुमान लगाना। तो अपन ने पहले विधि पढ़ ली थी। अपने पास में कौन सी विधि थी अपनी पहली कि अपने पास में रिसिप्ट और पेमेंट विधि के द्वारा केस बजट निकालना है, यानी कितना केस बचा है रिसिप्ट और पेमेंट विधि के द्वारा। अब अपने पास में सेकंड विधि है समायोजित लाभ वाली विधि। कौन सी विधि है? सेकंड विधि समायोजित लाभ हानि विधि से रोकड़ बजट यानी केस बजट तैयार करना। क्या करना अपन को? कौन सी विधि के द्वारा? समायोजित लाभ वाली विधि। कौन सी विधि है? समायोजित लाभ वाली विधि से रोकड़ बजट तैयार करना। तो कौन सा बजट तैयार करेगा अपन? समायोजित लाभ वाली विधि से। इसका अपन को टेबल दे रखी है, उसी के अनुसार करेंगे। फॉर्मेट दे रखा अपन को, तो फॉर्मेट आपका केस बजट एडजस्टमेंट पी एंड एल मेथड। कौन सा मेथड है? एडजस्टमेंट पी एंड एल मेथड। तो अपन को फॉर्मेट दे रखा है, फॉर्मेट बनाते हैं अपन। पर्टिकुलर दे रखा है, यहाँ पे हो जाएगा आपका अमाउंट हो जाएगा यानी रुपए। इसके बाद में सबसे पहले दिया हुआ रहेगा आपको कैश बैलेंस ओपनिंग कैश बैलेंस दिया हुआ है। जो अपन ने पहले विधि पढ़ी थी रिसिप्ट एंड पेमेंट, उसमें क्या दिया हुआ था? ओपनिंग बैलेंस। तो इसमें क्या दिया हुआ रहेगा? ओपनिंग बैलेंस कैश ओपनिंग बैलेंस कैश ओपनिंग बैलेंस यह आ जाएगा यहाँ पे अपना। इसके बाद में अपना दिया हुआ रहेगा नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, यानी इस साल का प्रॉफिट जो आपके पास में करंट ईयर चल रहा है, उससे क्या दिया हुआ रहेगा? प्रॉफिट। तो वो कहाँ पे लेना आपको? नेट प्रॉफिट फॉर दैट ईयर। कौन सा दिया हुआ? सबसे पहले ले लिया हमने केस ओपनिंग बैलेंस। जो आपके पास में केस का ओपनिंग बैलेंस देखा है वो यहाँ पे लेंगे। उसके बाद में आपको एक पी&एल दिया हुआ रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया रहेगा। उसका क्या लेना आपको? क्लोजिंग बैलेंस एंड नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। जो इस साल का नेट प्रॉफिट दिया हुआ है वो लेना आपको। ये हो गया आपका नेट प्रॉफिट। इसके बाद जो अपन को ऐड करना है इसमें ऐड नॉन केस आइटम, ऐसे आइटम जिनके द्वारा ना तो केस आता है और ना केस जाता है। जैसे अपना डेप्रिसिएशन है, तो डेप्रिसिएशन लगता है किसी संपत्ति पे। जैसे आपकी संपत्ति कितने थी? 10,000 की, उसमें डेप्रिसिएशन लग गया कितना? 1,000 रुपए। तो 1,000 डेप्रिसिएशन लगा तो संपत्ति कितने की बच गई अपनी? 9,000 की। तो ये जो डेप्रिसिएशन लगता है इससे ना तो केस आता है और ना केस जाता है। ना तो केस इनफ्लो होता है, ना तो आता है, ना आउटफ्लो, ना केस जाता है।
फिर भी अपन क्या करते हैं, इसको खर्चे में से घटाते हैं, P&L में घटाते हैं। तो ऐसे आइटम जो P&L में से घटाए हुए हैं, जो नॉन कैश आइटम P&L में से घटाए हुए हैं, उनको वापस क्या करते हैं, अपन ऐड करते हैं। और एक करंट एसेट्स में जो कमी और वृद्धि होती है, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज में कमी और वृद्धि होती है, उनको लेते हैं। और ऐसा आइटम जिनको बेचने से क्या नगद प्राप्त होता है, उनको लेते हैं। तो अपने पास में पहला है डेप्रिसिएशन। पहला हो गया अपना डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को क्या कर देंगे अपन, वापस से ऐड कर देंगे, जो P&L में से पहले घटाया हुआ रहता है। जो आपका नेट प्रॉफिट और दी है, इस साल का प्रॉफिट है, उसमें से क्या घटा हुआ है, डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन को क्या कर देंगे, ऐड, क्योंकि डेप्रिसिएशन से अपना जो केस है वो कम नहीं हुआ, फिर भी अपन ने घटा दिया। इसके बाद में सेकंड है लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, जो अपने पास में संपत्तियां होती है, जैसे अपने पास में 9,000 की संपत्ति, डेप्रिसिएशन होने के बाद में 9,000 की संपत्ति बची। अब 9,000 की संपत्ति बची तो अपन ने इसको कितने में बेच दिया, 7,000 में सेल किया। 7,000 में 9,000 की संपत्ति थी, हमने 7,000 में सेल कर दिया, तो कितने का, 2,000 का अपने को क्या हुआ, लॉस। तो ये लॉस क्या करते हैं, हम P&L में से घटा देते हैं। P&L में से घटाते हैं तो प्रॉफिट क्या हो जाता है, अपना कम हो जाता है। तो प्रॉफिट कम हो जाता है तो एक बात बताओ, अपने पास में तो 2,000 का लॉस हुआ। जैसे 9,000 की संपत्ति 7,000 पर सेल किया तो 7,000 को प्राप्त हो गए, 2,000 का क्या हो गया, लॉस। तो लॉस से ना तो पैसा आया और ना पैसा गया। तो ऐसा आइटम जो नॉन कैश आइटम होते हैं, जिनसे ना तो पैसा आता है और ना ही पैसा जाता है, तो उनको क्या करते हैं, वापस से ऐड कर देते हैं, क्योंकि P&L में से आपके पहले से लेस है। तो प्रॉफिट वापस से बढ़ जाएगा आपका। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट है आपको गुडविल राइट ऑफ। गुडविल राइट ऑफ, राइट ऑफ, गुडविल राइट ऑफ देखना है। जैसे आपके पास में गुडविल दे रखी थी कितने की, 5,000 की, और आपने क्या किया, गुडविल को कम कर दिया। यानी किस तरह से आपने, जो आपकी बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट के एसेट्स में आती है आपकी गुडविल। गुडविल 5,000 की थी, आपने कितने का, 3,000 का दिख दिया। तो 3,000 का दिखाया तो 2,000 को क्या कर दिया आपने, राइट ऑफ कर दिया। यानी P&L में से आपने 2,000 घटा दिए। तो गुडविल को कम करने से ना तो पैसा आपके पास में आया और ना पैसा गया, तो इसको क्या कर देंगे, वापस से ऐड कर देंगे। इसके बाद में ट्रांसफर टू रिजर्व है। ट्रांसफर टू रिजर्व है, ट्रांसफर टू रिजर्व। अपन ने क्या किया, अपने पास में जो पैसा था उसको किस में कर दिया, ट्रांसफर अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। तो अपन रिजर्व बढ़ाते हैं, फ्यूचर के लिए जो रिजर्व बढ़ाते हैं उनमें क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। तो इससे ना तो कैश गया आपके पास में, यानी अपन ने खातों के अंदर ट्रांसफर किया है कि इस खाते से उस खाते के अंदर ट्रांसफर कर दिया, लेकिन आपके पास में एक्चुअल में संस्था से पैसा बाहर नहीं गया। तो इसको क्या करते थे, प्रॉफिट में से घटा हुआ आपका ट्रांसफर टू रिजर्व, इसको वापस से क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो अपने पास में प्रॉफिट वही बचेगा जो अपने पास में कैश में आ रहा है। इसके बाद में नेक्स्ट है अपना डिक्रीज इन करंट एसेट्स, यानी करंट एसेट्स में जो कमी होती है। अब आपके पास में जैसे एसेट्स कितने की थी, 10,000 ओपनिंग बैलेंस, और इस साल क्लोजिंग बैलेंस कितना आपके पास में, 8,000। तो 2,000 की तो आपके पास में क्या हुआ, करंट एसेट्स घट जाती है, यानी 10,000 की आपके पास में करंट एसेट्स थी, अब कितने की, 8 की बची। तो कितने की, 2,000। 2,000 की जो करंट एसेट्स है, या तो आपने क्या किया, इसको करंट एसेट्स का बढ़ दिया आपके पास में, तो पैसा आता है आपके पास में। तो डिक्रीज इन करंट एसेट्स, यानी जो कमी होती है, जैसे मांगने वाले देने वाले कितने थे आपके पास में, 10,000, अब कितने लगे, 8,000। 8,000 रुपये को देने वाले कम थे, तो आपके पास में 2,000 क्या हो गया, नगद हो गया आपके पास में, यानी कैश आया है। तो डिक्रीज इन करंट एसेट्स, सी ए। करंट एसेट्स को शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं अपन, सीए लिख सकते हैं, करंट एसेट्स। और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, इंक्रीज इन
सी एल। करंट लायबिलिटी के अंदर यदि वृद्धि होगी तो अपन क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, और करंट असेट्स के अंदर कमी होगी तो अपन क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। यानी सीधा समझना चाहो तो सी एल तो क्या होगा अपना माइनस होगा, यानी घटेगा, तब क्या करेंगे अपन ऐड, और सी एल क्या हो जाएगा आपका प्लस रहेगा यानी बढ़ेगा, तब क्या करेंगे अपन ऐड। इसके बाद में बोल देगा अपन को इश्यू ऑफ सेल, इश्यू ऑफ सेल और डिबेंचर। अब शेयर इश्यू करने से और डिबेंचर इश्यू करने से आपके पास में क्या होता है, पैसा प्राप्त होता है। तो पैसा प्राप्त होगा तो आप क्या करोगे, ऐड करोगे। उसके बाद में सेल ऑफ असेट्स, सेल ऑफ असेट्स, ये हो गया आपके पास में जो भी आपकी इनकम है, जिससे आपके पास में पैसा है। एक तो नॉन कैश आइटम, ऐसे आइटम जिनसे ना तो कैश आता है और ना ही आपके पास में कैश जाता है, तो वो क्या कहलाते हैं आपके पास में नॉन कैश आइटम। जैसे डेप्रिसिएशन आपका लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स है, उसके बाद में गुडविल है, ट्रांसफर टू रिजर्व है, इनसे ना तो पैसा आपके पास में आता है और ना ही सरप्लस से बाहर पैसा जाता है। तो ऐसे आइटम को क्या कर देंगे, यदि कैपिटल में से इकट्ठा होगा तो वापस क्या कर देते हैं अपन, ऐड कर देते हैं। उसके बाद में बचा आपके पास में करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी। यदि करंट असेट्स घटती है आपके पास में, यानी ओपनिंग बैलेंस ज्यादा और क्लोजिंग कम रहता है, यानी घटती है, तो क्या करना है आपको, ऐड करना है। और करंट लायबिलिटीज है वो क्या होती है आपके पास में, बढ़ती है, तो क्या करना है आपको, ऐड करना है। अब इसके बाद में इश्यू ऑफ शेयर और इश्यू ऑफ डिबेंचर, नए शेयर आप क्या करते हो, इश्यू करते हो केस में, तो आपके पास में क्या आता है, पेमेंट आता है, तो आप क्या करते हो, कैश आता है, ऐड कर देते हो। उसके बाद में सेल ऑफ एसेट, तो आपके पास क्या करते हो, आप सेल करते हो, किसी संपत्ति को बेचते हो, तो क्या होता है आपके पास में कैश आता है, तो उसको क्या करते हो, आप ऐड करते हो। तो ये हो गया इनका टोटल, यहाँ पे आ गया। इसके बाद में ओपनिंग बैलेंस आपको ये दिया हुआ है, इन दोनों का टोटल आपका यहाँ पे आ जाएगा और इनका टोटल हो जाएगा। उसके बाद में लेस करेंगे अपन, लेस में हो जाएगा परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। यदि आपने परचेज किया है, संपत्ति परचेज की है, आपने परचेज की, तो परचेज में क्या होता है, जैसे 10,000 की संपत्ति आपके पास में, परचेज करने में कितने की हो जाती है, 12,000 की हो जाती है। तो आपने परचेज कर लिया तो कितना, 2,000 की आपके पास में। यदि संपत्ति बढ़ रही है, संपत्ति बढ़ रही है, तो आपने परचेज किया इसलिए तो बढ़ेगी। जैसे आपके पास 10,000 का फर्नीचर था, अब फर्नीचर कितने का हो गया, 12,000 का। 12,000 का कैसे हुआ, आपने 2,000 का परचेज किया तभी हुआ। अब परचेज करते तो पैसा आता है क्या जाता है, आपके पास में पैसा जाता है, तो पैसा जाता है तो क्या हो जाएगा आपके पास में, लेस परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। इसके बाद में सेकंड है रिडम्पशन ऑफ प्रीपेयर, रिडम्पशन ऑफ प्रीपेयर। जब आप क्या करते हो, रिडक्शन करते हो, प्रीपेयर का क्या करते हो, पुनर्भुगतान करते हो। इश्यू करते टाइम आपके पास में क्या आता है, नगद पैसा आता है, और पेमेंट करते टाइम, रिडक्शन करते टाइम आपके पास में क्या होता है, पेमेंट चला जाता है। जो भी आपके पास में कैश होता है वो क्या होता है, चला जाता है। तो पेमेंट करने में क्या हो जाएगा, आपका कैश चला जाएगा, यानी कैश कम हो जाएगा। तो ये यहाँ पे हो जाएगा, कैश हो जाएगा आपका। उसके बाद में आपका रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। क्या आपके पास में रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, तो आप क्या करते हो, रिडम्पशन करते हो डिबेंचर का, या पेमेंट आपके पास में जो भी पेमेंट है वो चला जाता है। इश्यू करते टाइम आपके पास में पैसा आता है, और रिडम्पशन करते टाइम अपना उनका भुगतान करते टाइम क्या होता है, पैसा चला जाता है, अपने पास में से कैश चला जाता है। तो इसको भी लेस कर देंगे अपन। उसके बाद में आपका डिक्रीज इन सीएच, जो आपके पास में इंक्रीज इन करंट एसेट। यदि आपके पास में क्या होता है, यहाँ पे डिक्रीज हुआ तो क्या कर दिया आपने ऐड, और इंक्रीज होगा तो आपको क्या होगा, लेस। करंट एसेट्स के अंदर क्या होगा, इंक्रीज।
यानी यहाँ पे हो गया प्लस और यहाँ पे माइनस सी एल में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सी ए क्या हो जाएगा आपका प्लस, तो क्या करना है आपको लेस करना है, यदि संपत्ति बढ़ती है तो लेस करना है, और यदि करंट लाइबिलिटीज आपके पास में क्या होती है घटती है तो आपको क्या करना है लेस करना है। तो ये याद रखना फॉर्मूला, जबकि आपके पास में करंट असेट्स या प्लस माइनस होती है तो आपको क्या करना है प्लस करना है। जब भी आपके पास में करंट असेट्स क्या होती है माइनस होती है, कम होती है तो आपको क्या करना है ऐड करना है, और जब भी करंट असेट्स क्या होती है आपके पास में बढ़ती है प्लस होती है तो उसको क्या करना है माइनस यानी अपोजिट करना है। अब करंट लायबिलिटी की बात होती है, करंट लायबिलिटी जब भी आपके पास में क्या होती है प्लस होती है, करंट लायबिलिटी जब भी आपके पास में प्लस होती है तो आपको क्या करना है ऐड करना है, और करंट लायबिलिटी क्या होती है आपके पास में घटती है माइनस होती है तो आपको लेस करना है। कि जैसे आपको देखा है करंट असेट्स में तो क्या चल रहा है आपका अपोजिट चल रहा है, प्लस माइनस होती है तो प्लस करना है और प्लस होती है तो क्या करना है माइनस करना है, लेकिन करंट लायबिलिटी में प्लस होती है तो ऐड करना है और माइनस होती है कम होती है तो लेस करना है, वैसा वैसा चलना है। उसके बाद में आपका डिक्रीज इन सीएल, डिक्रीज इन सीएल करंट लायबिलिटी में कमी होगी तो आप क्या कर दोगे घटा दोगे। उसके बाद में आपको दे रखा है पेमेंट ऑफ डिविडेंड, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, पेमेंट ऑफ डिविडेंड। अब आप क्या करते हो जो भी आपके शेयर है उन पे क्या चुकाते हो डिविडेंड चुकाते हो लाभांश चुकाते हो, तो उसका पेमेंट करते हो तो वो क्या हो जाएगा आपके पास में लेस हो जाएगा। इसका टोटल करोगे यहाँ पे आ जाएगा और इस टोटल को क्या करोगे आप जो भी आपके पास में कैश पेमेंट था उसमें से घटा दो पेमेंट करना हो, तो आपके पास में क्या बचाएगा क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग क्लोजिंग कैश बैलेंस, या आपके पास में क्या बच गया क्लोजिंग कैश बैलेंस। ओके, ये हो गया अपना फॉर्मेट, किसका हो गया समायोजन लाभ हानि विधि यानी एडजस्टमेंट पी&एल मेथड, लाभ हानि यानी पी&एल मेथड। ओके, ये तो क्या फॉर्मेट हो गया अपना। इसका क्वेश्चन तो कोई देना ही होगा आपको, इसका है एग्जांपल नंबर 5, ओनली एक ही एग्जांपल दिया हुआ आपको तो उसको सॉल्व करते हैं। कोई भी स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है आपके क्या क्या दिया हुआ है। एक तो आपको दी हुई है 2018 की बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट। क्या दिया हुआ आपके पास में ओपनिंग बैलेंस शीट, तो उसमें जो भी बैलेंस रहेगा आपके पास में वो कौन सा रहेगा आपके पास में ओपनिंग बैलेंस। इसमें आपको शेयर कैपिटल दे रखा है 50,000, उसके बाद में रिजर्व दे रखा है आपको 5,000, कितना दे रखा है 5,000, प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है आपको 9,000, डिवेंचर दे रखा है 10,000 के, क्रेडिटर दे रखा है 28,800 के, उसके बाद में आउटस्टैंडिंग दे रखा है 200 रुपये में। ये तो हो गई आपकी लाइबिलिटीज है। और असेट्स में दे रखा है आपको लैंड एंड बिल्डिंग दे रखा है 30,000, प्लांट एंड मशीनरी दे रखा है 20,000, फर्नीचर दे रखा है आपके पास में 5,000, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है आपके पास में 4,000, डेबिटर दे रखा है आपके पास में 26,000,
और बैंक बैलेंस दे रखा आपके पास में 18,000, बैलेंस शीट का टोटल दे रखा है टोटल रखा 1,03,000। इसी प्रकार आपके पास में जैसे क्या पूछ रहा है आपके पास में एडजस्टमेंट P&L मेथड। तो एक तो आपको क्या चाहिए बैलेंस शीट में जो भी आपके पास में स्टॉक है संपत्तियां उनका क्या चाहिए ओपनिंग बैलेंस। तो आपको ओपनिंग बैलेंस दे दिया टेबल के अंदर और एक क्या देगा आपको क्लोजिंग P&L। कौन सा भी दिया आपके पास एडजस्टमेंट P&L मेथड। तो आपको क्या दे रखा है एक P&L दे रखा है। P&L में दे रखा है आपको सभी सूचनाएं दी हुई है। उसके नीचे आपको दे रखा है वर्ष 2018 के लिए अतिरिक्त सूचनाएं निम्न प्रकार है। क्या दे रखा है आपको वर्ष 2018 के लिए अतिरिक्त सूचनाएं निम्न प्रकार है। अंश पूंजी निर्गमन की जाएगी कितने 10,000 की। उसके अलावा ऋण पत्र निर्गमन किए जाएंगे आपके पास में 2,000 के। इश्यू ऑफ डिबेंचर और इश्यू ऑफ शेयर। इश्यू ऑफ डिबेंचर और इश्यू ऑफ शेयर कहां पे आते हैं आपके पास में इश्यू करके तो पेमेंट आ रहा है तो पेड करना अपन को। ओके जितने से बढ़ेगा उतने अपन करते हैं। उसके बाद में देगा आपको 31 दिसंबर 2018 को अदत्त पे आपको अदत्त पे देगा 500 रुपए आउटस्टैंडिंग देगा कितने 500। उसके बाद में आपको देनदार देगा डेबिटर देगा कि वर्ष के अंत में आपके डेबिटर कितने हैं आपके 20,000 के। लेनदार आपके पास में क्रेडिटर है 30,000 के। उसके बाद में आपको देगा भूमि है भवन लैंड एंड बिल्डिंग देगा आपको 40,000 का। तो आपको पूछ रहा है क्या ब्रोकर बजट बनाएंगे वो भी समायोजन लाभ विधि के द्वारा यानी एडजस्टेड प्रॉफिट एडजस्टेड P&L मेथड के द्वारा आप क्या बनाएंगे कैश बजट बनाएंगे। सबसे ऊपर क्या लेना था आपको जो भी आपका ओपनिंग बैलेंस है कैश का वो लेना आपको ओपनिंग कैश बैलेंस क्या लेना आपको ओपनिंग कैश बैलेंस। ये लेना आपको ओपनिंग कैश बैलेंस। तो ओपनिंग बैलेंस क्या आ जाएगा आपके पास ओपनिंग कैश बैलेंस। ओपनिंग कैश बैलेंस दे रखा है आपको 18,000 रुपए। कितना देगा बैलेंस शीट में देगा आपको ओपनिंग कैश बैलेंस देगा 18,000 रुपए। ओपनिंग कैश बैलेंस हो गया। उसके बाद में आपको लेना है नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर ये दे रखा आपको 14,100 रुपए। इसमें दे रखा है नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर जो आपको P&L दे रखा है 30/12/2018 का जो क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है P&L का वो कितना दे रखा है आपको प्रॉफिट दे रखा है 14,100 रुपए 14,100 रुपए। ये सूचना तो आपने उठा ली P&L ये उठा लिया आपने बैलेंस शीट से और जो प्रॉफिट दे रखा है वो उठा लिया आपने P&L से। उसके बाद में अपन को क्या करना है ऐड और क्या करना है अपना लेस। आपको दे रखा है इसके बाद में डेप्रिसिएशन P&L के अंदर आपको डेप्रिसिएशन दे रखा है एक तो प्लांट एंड मशीनरी पे दे रखा है और एक फर्नीचर एंड फिक्सेस यानी फर्नीचर पे दे रखा है कितना प्लांट पे दे रखा है आपको 2,000 और फर्नीचर पे दे रखा है कितना 1,000 का। तो डेप्रिसिएशन कितने का दे रखा है आपको 3,000 का। तो डेप्रिसिएशन हो जाएगा डेप्रिसिएशन हो गया आपका 2,000 का तो ये हो गया और 1,000 का ये हो गया। तो डेप्रिसिएशन से ना तो कैश आपके पास में आता है और ना कैश आपके पास में जाता है। तो आपके 14,100 रुपए है उसमें से क्या कटा हुआ है दो डेप्रिसिएशन कटे हुए हैं तो 2,000 और 1,000 ये दोनों डेप्रिसिएशन इनसे ना तो कैश आपके पास में आया और ना कैश आपके गया। तो फिर आपने घटाया कि 14,100 में से तो वापस ऐड करो
जब केस आपके पास में ना तो आया ना आपके पास में गया, तो आपने गया आपने कटाया तो वापस ऐड कर सकते हो। तो ये आपका हो जाएगा 3000। कितना हो जाएगा आपके पास में 3000, 2000 प्लस 1000, ये हो गया आपके पास में डेप्रिसिएशन हो गया 3000 रुपए का। इसके बाद में देगा आपको इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल। अंश पूंजी निर्गमन की जाएगी, कितने की निर्गमन की जाएगी आपके पास में 10,000 की। टेबल के नीचे अतिरिक्त सूचनाएं दे रखा है, उसमें बोल रहा है कि 10,000 के नए शेयर इश्यू की जाएंगे आपके पास में। तो अंश पूंजी निर्गम की जाएगी आपके पास में आ जाएगा इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल, इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल। इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल, तो इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल कितने के जाएंगे आपके पास में 10,000 के नए शेयर इश्यू किए जाएंगे। तो नए शेयर इश्यू करने से क्या होगा आपके पास में पैसे आएंगे, तो पैसे आएंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास में कैश बैलेंस बढ़ जाएगा, तो ऐड कर दिया अपन। उसके बाद बोल रहा है इश्यू ऑफ डिबेंचर एंड नए ऋण पत्र क्या किए जाएंगे आपके पास में 2000 के इश्यू किए जाएंगे। तो इश्यू ऑफ डिबेंचर, इश्यू ऑफ डिबेंचर कितने के आपके पास में 2000 के इश्यू किए जाएंगे। तो इनसे भी क्या हो जाएगा आपको कैश प्राप्त होगा, फिर कैश बढ़ जाएगा आपका इश्यू ऑफ डिबेंचर से। इसके आगे देगा आपको आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग कितना देगा आपको, ये बोल रहा है 31 दिसंबर 2018 को अदद व्यय होंगे, कितने होंगे आपके पास में अदद व्यय 500। कितने होंगे बैलेंस शीट में अदद व्यय आउटस्टैंडिंग कितनी होगी आपके पास में 500, और ओपनिंग बैलेंस में आउटस्टैंडिंग कितनी है आपके पास में 200। आउटस्टैंडिंग ओपनिंग बैलेंस कितना है आपके पास में, ओपनिंग बैलेंस कितना आपके पास में आउटस्टैंडिंग का, आउटस्टैंडिंग का ओपनिंग बैलेंस है आपके पास में 200 रुपए, और क्लोजिंग बैलेंस कितना आपके पास में, क्लोजिंग बैलेंस कितना आपके पास में 500 रुपए। तो इस साल कितने क्लोजिंग बैलेंस बढ़ा आपके पास में, कितना बैलेंस बढ़ा आउटस्टैंडिंग का 300 रुपए, 300 रुपए कितने से बढ़ी आपके पास में, तो आउटस्टैंडिंग आपके पास में क्या है करंट लायबिलिटीज, क्या आपके पास में करंट लायबिलिटी सी ए। तो यदि सी ए के अंदर क्या होता है सी एल, करंट लायबिलिटीज आपके पास में सी एल, और करंट लायबिलिटीज में क्या होता है आपके पास में प्लस, यानी करंट लायबिलिटीज के अंदर यदि बढ़ती होती है तो उसको क्या किया जाता है आपके ऐड किया जाता है। क्या था आपका सी ए जब माइनस हो तो क्या किया जाता है ऐड, और सी एल क्या हो प्लस हो तब क्या किया जाता है ऐड। और यहाँ पे क्या था आपका सी ए जब क्या हो आपके पास में प्लस तो क्या किया जाता है लेस किया जाता है, और सी एल क्या होता है आपके पास में माइनस तो क्या किया जाता है आपके पास में माइनस किया जाता है। तो आपके पास करंट लायबिलिटीज कितनी देर की आउटस्टैंडिंग 200 रुपए ओपनिंग बैलेंस था, और क्लोजिंग बैलेंस कितने आपके पास में 500, तो कितने का अंतर हुआ 300 से अपनी क्या हो रही है करंट लायबिलिटी क्या हो रही है बढ़ रही है, करंट लायबिलिटी बढ़ रही है तो अपन क्या करेंगे उसको ऐड करेंगे। आउटस्टैंडिंग कितना हो गया आपके पास में 300 रुपए। ओके, उसके बाद में आपके पास में डेबिटर, डेबिटर के बारे में बोल रहे हैं कि देनदार है आपके कितने क्लोजिंग देनदार है 20,000। इसके बाद में करंट एसेट्स कितनी है आपके पास में डेबिटर, डेबिटर कितने हैं आपके पास में ओपनिंग, ओपनिंग और क्लोजिंग। ओपनिंग डेबिटर आपके पास में 26,000 कितने के आपके पास में 26,000, और क्लोजिंग में डेबिटर कितने आपके पास में 20,000, कितने हैं आपके पास में 20,000 ये आपके पास में। तो आपके पास ओपनिंग डेबिटर कितने थे, ओपनिंग देने वाले कितने थे 26,000, और अब देने वाले कितने आपके पास में, अब कितने आपके पास में अंतर कितने का है 6,000 का। तो आपको पैसा देने वाले थे वर्ष के
प्रारंभ में, वैसे प्रारंभ में 26,000 रुपए आपको देने वाले व्यक्ति थे। अब वो कितने बचे आपके पास में? 20,000 देने वाले बचे। तो 20,000 रुपए देंगे, पहले 26,000 देने वाले थे, अब 20,000, यानी आपको 6,000 किसी ने पैसे दे दिए, तो आपके पास में कैश बढ़ गया। तो इसका हो गया करंट एसेट्स। क्या होती है आपके पास में? जब भी क्या होती है? घटती है, तो आपके पास में पैसा आता है, तो यहाँ पे आ जाएगा डेबिटर। डेबिटर कितने हो गए आपके पास में? 6,000। यानी करंट एसेट्स में क्या हो रहा है? करंट एसेट क्या हो रही है आपकी? घट रही है। तो ये देखो सीए क्या होगा आपके पास में? करंट एसेट जब डिक्रीज होगी यानी घटेगी, तो आपको क्या करना होगा? यहाँ पे प्लस करना होगा। उसके बाद में आपको क्रेडिट देखते हैं। क्रेडिट कितने आपके पास में? 30,000। करंट लायबिलिटीज में क्या आते हैं? क्रेडिटर, क्रेडिटर कितने आपके पास में? ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस, और ये क्लोजिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस है आपके पास में क्रेडिटर का 28,800। कितना है? 28,800। और क्लोजिंग बैलेंस है आपके पास में 30,000। कितना है? 30,000। तो कितने से बढ़ी आपकी करंट लायबिलिटी? 1,200 रुपए से। कितने से इंक्रीज हुई आपकी करंट लायबिलिटी? जब भी करंट लायबिलिटी क्या होती है? इंक्रीज होती है। इंक्रीज होती है तो अपन क्या करते हैं? उसको ऐड करते हैं। और ना ये करंट लायबिलिटी यदि प्लस होती है तो अपन क्या करते हैं? ऐड करते हैं। और करंट लायबिलिटी माइनस होती है तो अपन क्या करते हैं? लेस करते हैं। तो यहाँ पे अपनी करंट लायबिलिटी क्या हो रही है? इंक्रीज होती है। यानी अपने पास में पैसा मांगने वाले कितने व्यक्ति थे? कितने रुपए मांगने वाला है? 28,800 रुपए मांगते थे शुरू में कोई व्यक्ति। अब वो कितने मांग रहा है आपके पास में? 30,000। 30,000 यानी कि उसने आपको क्या दिया? 1,200 रुपए और उधार दे दिया आपको, इसलिए तो आपको बेटा, या तो उसके पास में आपने माल खरीदा होगा 1,200 का एक्स्ट्रा, इसलिए वो ज्यादा मांग रहा है आपके पास में। यानी आपके पास में या तो पैसा है या माल है आपके पास में, तो पैसा आ गया आपके पास में 1,200, तभी तो आपके पास में ज्यादा मांग रहा है। तो ये करंट लायबिलिटी में क्या होता है? जब आपके पास में इंक्रीज होती है तो आप क्या करते हो? ऐड करते हो। तो क्रेडिटर, क्रेडिटर कितना हो जाएगा आपके पास में? 1,200 रुपए, 1,200 रुपए। इसके बाद में देगा आपको भूमि एवं भवन कितना? 40,000। भूमि एवं भवन कितना देगा आपके पास में? 40,000। यहाँ पे देगा भूमि एवं भवन 40,000। क्या आपके पास में फिक्स एसेट्स है? लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग। ओपनिंग बैलेंस है आपके पास में, ओपनिंग बैलेंस, और ये क्लोजिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस रहेगा आपके पास में 30,000 रुपए। कितना दिया हुआ आपके पास में? 30,000 रुपए। और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है भूमि अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस कितना आपके पास में? 40,000 रुपए। कितना आपके पास में? 40,000 रुपए। अब एक बात बताओ, जब आपके पास में ओपनिंग में, जब वर्ष के प्रारंभ में आपके पास में संपत्ति थी, लैंड एंड बिल्डिंग कितने की थी? 30,000 की। और क्लोजिंग में कितनी बची? वो 40,000 की। इसका अर्थ क्या होता है? आपने 10,000 की लैंड एंड बिल्डिंग जो आपकी संपत्ति है वो और खरीद ली आपने, तो खरीदी तो क्या हुआ? इंक्रीज हुई। इंक्रीज हुई तो आप इंक्रीज कैसे हुई? परचेज करने में क्या करने से इंक्रीज होती है अपनी लैंड एंड बिल्डिंग? बिल्डिंग कैसे? जैसे 30,000 की 40,000 की होती है, आपने नहीं 10,000 की परचेज की, तभी तो आपके पास में 40,000 की होती है लैंड एंड बिल्डिंग। तो 10,000 आपने क्या कर लिया? परचेज। तो परचेज किया तो आपके पास में पैसा क्या हुआ? चला गया। लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग देगा आपके पास में 10,000 की आपने क्या बिल्डिंग परचेज की। परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, ये हो गया आपके पास में 10,000। इसके बाद में आपको दे रखा है
स्टॉक, स्टॉक के बारे में बोल रहा है आपको, स्टॉक कितना दिया हुआ आपके पास में, ये हो गया अपने पास में करंट एसेट, सीए करंट एसेट, स्टॉक, स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस दे रखा आपको, ओपनिंग बैलेंस, और ये क्लोजिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस दे रखा आपको, कितना दे रखा है, ओपनिंग बैलेंस बता रहा है आपको 4000 रुपए, कितना बता रहा है 4000 रुपए। ओपनिंग बैलेंस आपके पास में प्रारंभ में, वर्ष के प्रारंभ में स्टॉक है 4000 रुपए, और क्लोजिंग में कितना आपके पास में स्टॉक 10000 रुपए, कितना है 10000, ये 10000 आपके पास में क्लोजिंग में। तो कितनी बढ़ती हुई है आपके पास में 6000 रुपए, 6000 की बढ़ती कैसे हुई, ओपनिंग में स्टॉक 4000 का, क्लोजिंग में 10000, 6000 का आपने क्या कर लिया परचेज, परचेज कर लिया, तो आपके पास में पैसा क्या चला गया। जब आप क्या करते हो, कोई भी सामान परचेज करते हो तो पैसा क्या चला जाता है, आपके हाथ से चला जाता है, आपके बिजनेस से चला जाता है, तो लेस कर दो यहाँ से, परचेज ऑफ स्टॉक कितने का 6000 का। अब देखो तो आपका ये नियम भी लागू होता है, करंट एसेट्स क्या होती है आपके पास में प्लस होती है, करंट एसेट्स प्लस होती है तो आप क्या करते हो माइनस करते हो, तो यहाँ से घटा देते हो, ये देखो सी जब माइनस होता है तो आप क्या करते हो ऐड करते हो, और सी क्या होता है आपके पास में माइनस होता है यानी डिक्रीज होता है, तो आप क्या कर देते हो उसको ऐड कर देते हो, लेस कर देते हो, जब क्या होता है प्लस कर देते हो, प्लस होता है तो आप क्या करते हो यहाँ पे लेस करते हो। उसके बाद में एक चीज और देती है आपको डिविडेंड, ये बोल रहा है आपको डिविडेंड के बारे में, 10000 आपने क्या चुकाया है डिविडेंड, तो डिविडेंड चुकाने में क्या होता है आपका पैसा चला जाता है, तो डिविडेंड, डिविडेंड पेड, डिविडेंड पेड, डिविडेंड पेड कितना आएगा, डिविडेंड पेड करने से आपके पास में क्या पैसा चला गया, आपके पास में कैश खत्म हो गया, कितना 10000, ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसका टोटल कितना हुआ, तो आपके पास में 9 कैश आइटम और जिनसे पैसा आपके पास में आया है उनका टोटल हो गया 22500, कितना हुआ 22500, 22500, इसको और इसको ऐड किया आपने, जो आपको क्लोजिंग क्या दे रहा है नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, इन लास्ट में जो नेट प्रॉफिट दे रहा है तो ये हो गया आपका 36,600, इन दोनों का टोटल किया आपने तो आपके पास में हो गया 54,600, 54,600, इनका टोटल किया 10 10 20 और 6 26, ये आ गया यहाँ पे आपका 26, इसका टोटल किया यहाँ पे आ गया 26,000, ये क्या आपके पास में लोन पेमेंट आपके पास में आया है, ये जो आपके पास में गया है, तो आप घटाओगे तो कितना बच जाएगा आपके पास में 28,600, 28,600 क्या हो जाएगा आपका क्लोजिंग, क्लोजिंग कैश बैलेंस, क्या हो गया आपके पास में क्लोजिंग कैश बैलेंस, कितना बचा आपके पास में 28,600, तो अपने किस विधि के द्वारा भी याद करें, एक तो पहली विधि कौन सी थी आपके पास में रिसिप्ट और पेमेंट मेथड, तो उसके द्वारा अपन क्या निकालना कैश निकालना सीख लिया क्लोजिंग बैलेंस, दूसरी विधि कौन सी आपके पास में समायोजन लाभांश विधि एडजस्टमेंट कैपिटल मेथड, इस विधि के द्वारा अपन ने कैश निकालना सीख लिया। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट विधि कौन सी आपकी एक नंबर विधि रिसिप्ट और पेमेंट विधि, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो उसी विधि का पूछा जाता है, जो भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो वो ले सकता है। हम मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।